गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आरोह का गद्य खंड का लेसन 2 मियां नसीरुद्दीन की व्याख्या समझेंगे। लेखिका हैं कृष्णा सोपती। तो सबसे पहले लेखिका के जीवन परिचय पर नज़र डालते हैं। कृष्णा सोपती का जन्म 1925 ईस्वी में पाकिस्तान के गुजरात नामक स्थान पर हुआ। इनकी शिक्षा लाहौर, शिमला व दिल्ली में हुई। इन्हें साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी का शलाका सम्मान, साहित्य अकादमी की महत्तर सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है। कृष्णा सोपती ने अनेक विधाओं में लिखा है। उनके कई उपन्यासों, लंबी कहानियों और संस्मरणों ने हिंदी के साहित्य संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित की है। इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। उपन्यास हैं इनके जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय, सरगम। कहानी संग्रह लिखे हैं इन्होंने जिनके नाम हैं डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के। कुछ संस्मरण और शब्द चित्र हैं इनके द्वारा लिखे गए जिनके नाम हैं हम हशमत और दूसरा है शब्दों के आलोक में। तो ये कृष्णा सोपती जी की कुछ प्रसिद्ध रचनाएं थीं। इनका साहित्यिक परिचय देखते हैं। हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोपती की विशिष्ट पहचान है। वे मानती हैं कि कम लिखना विशिष्ट लिखना है। यही कारण है कि उनके संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता ने अपना एक नित नया पाठक वर्ग बनाया है। अर्थात ये कम लिखती हैं लेकिन विशिष्ट लिखती हैं। विशिष्ट यानी अच्छा लिखती हैं, संयमित लिखती हैं और इनकी जो लिखने की साफ सुथरी रचनात्मकता है वह पढ़ने वालों के दिल में जगह बनाती है। उन्होंने हिंदी साहित्य को कई ऐसे यादगार चरित्र दिए हैं जिन्हें अमर कहा जा सकता है, जैसे मित्रों शाहिनी, हशमत आदि। भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचनाएं लिखी हैं उनमें कृष्णा सोपती का नाम पहली कतार में रखा जाएगा। अर्थात भारत और पाकिस्तान विभाजन के ऊपर जिन लेखकों ने ऐसी रचनाएं लिखी हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं उनमें कृष्णा सोपती का भी नाम आता है। यह कहना उचित ही होगा कि यशपाल के झूठा सच, राही मासूम रजा के आधा गांव और भीष्म साहनी के तमस के साथ साथ कृष्णा सोपती का जिंदगी नामा इस प्रसंग में विशिष्ट उपलब्धि है। संस्मरण के क्षेत्र में हम हशमत कृति का विशेष स्थान है। इसमें उन्होंने अपने को समक्ष रख करके कहानी की रचना की है। अब हम अपने पाठ के सारांश की ओर चलते हैं। मियां नसीरुद्दीन। मियां नसीरुद्दीन जो शब्द चित्र हमारी पुस्तक में हैं, यह कृष्णा सोपती की रचना हम हशमत नामक संग्रह से ली गई है। इसमें खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। अर्थात लेखिका ने इस पाठ में एक मियां नसीरुद्दीन हैं, उनके व्यक्तित्व के विषय में बताया है, उनकी रुचियां क्या क्या हैं उस विषय में बताया है और उनका स्वभाव कैसा है उसके विषय में बताया है। मियां नसीरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपनी ख़ानदानी महारत बताते हैं। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देता है।
अर्थात वह अपने इस काम को कला मानते हैं। किस काम को? नानबाई के काम को, अर्थात रोटी बनाने का जो उनका काम है उसे वह एक कला के रूप में देखते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। और उनका मानना है कि हुनर वही होता है और हुनर तभी प्राप्त होता है जब हम उस कार्य को खुद करके देखते हैं, अर्थात हुनर करके ही सीखा जा सकता है। लेखिका बताती है कि एक दिन वह मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ले की तरफ निकली जा रही थी तो एक अंधेरी व मामूली सी दुकान पर लेखिका ने आटे का ढेर सनते देखा, अर्थात बहुत सारा आटा मलते हुए देखा। जब उसने बहुत सारा आटा मलते हुए देखा तो उसके मन में यह जानने की इच्छा हुई और अपनी इसी इच्छा को शांत करने के लिए वह उस दुकान पर पहुंची। पूछताछ करने पर लेखिका को पता चला कि यह खानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान है जो 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर हैं। जब लेखिका ने दुकान में अंदर झांका तो देखा मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी पी रहे थे। मियाँ यानी मियाँ नसीरुद्दीन, वो चारपाई पर बैठे थे और बीड़ी पी रहे थे। उनके चेहरे पर अनुभव और आँखों में चुस्ती व माथे पर कारीगर के तेवर थे। और जब लेखिका ने उनको ध्यान से देखा तो जो उनका चेहरा था उससे साफ पता लग रहा था कि वह काफ़ी अनुभवी व्यक्ति हैं और उनकी आँखों में एक चुस्ती है, फुर्ती भरी हुई है और माथे पर कारीगरी के साफ तेवर देखे जा सकते थे। पता लगता था उनके माथे को देखकर कि ये एक अच्छे कारीगर हैं। लेखिका के प्रश्न पूछने की बात पर उन्होंने अखबारों पर व्यंग्य किया, अर्थात जब लेखिका मियाँ नसीरुद्दीन से कुछ प्रश्न पूछने के लिए कहने लगी तो उन्होंने अखबार वालों पर व्यंग्य किया। उन्हें लगा शायद लेखिका भी अखबार वाली है, क्योंकि मियाँ नसीरुद्दीन जो हैं वे अखबार बनाने वाले व पढ़ने वाले दोनों को निठल्ला समझते हैं। तो मियाँ नसीरुद्दीन का नज़रिया क्या है अखबार वालों के बारे में? उनका नज़रिया है कि जो अखबार बनाते हैं और जो लोग अखबार पढ़ते हैं दोनों ही निठल्ले होते हैं, उन्हें कोई काम नहीं होता है। लेखिका ने प्रश्न पूछा कि आपने इतनी तरह की रोटियां बनाने का गुण कहाँ से सीखा? तो लेखिका कृष्णा सोबती ने सबसे पहला प्रश्न उनसे पूछा कि आपने ये 56 प्रकार की रोटियां बनाने का गुण कहाँ से सीखा? उन्होंने बेपरवाही से जवाब दिया कि यह उनका खानदानी पेशा है। उनके वालिद मियाँ, वालिद यानी पिताजी, बरकत शाही नानबाई थे, अर्थात मियाँ नसीरुद्दीन के पिता का नाम क्या था? बरकत शाही। वो भी नानबाई का काम करते थे। और उनके दादा आला नानबाई मियाँ कल्लन थे और उनके दादा का नाम था कल्लन, वो भी आला दर्जे के नानबाई थे, अर्थात वह भी बहुत अच्छे नानबाई थे। उन्होंने खानदानी शान का एहसास कराते हुए बताया कि उन्होंने यह काम अपने पिता से सीखा है और उन्होंने लेखिका को यह एहसास कराया कि ये उनका खानदानी पेशा है, उनका खानदानी काम है और उन्होंने यह काम अपने पिता से सीखा। नसीरुद्दीन ने बताया कि हमने यह सब मेहनत से सीखा और नसीरुद्दीन जी ने लेखिका को क्या बताया? लेखिका को बताया कि ये जो मैंने नानबाई का काम सीखा है ये बहुत मेहनत से सीखा है, बहुत लगन से सीखा है। उन्होंने उसका उदाहरण दिया कि जिस तरह बच्चा पहले अलिफ से शुरू होकर आगे बढ़ता है या फिर कच्ची पक्की दूसरी से होते हुए ऊंची जमात में पहुंच जाता है, उसी तरह हमने भी छोटे छोटे काम जैसे बर्तन धोना, भट्टी बनाना, भट्टी को आँच देना आदि किए और फिर यह हुनर पाया। और उन्होंने कहा तालीम की तालीम भी बड़ी चीज़ होती है, अर्थात मियाँ नसीरुद्दीन ने लेखिका को बताया कि जिस प्रकार बच्चा पहले अलिफ पढ़ता है, अलिफ उर्दू फारसी जब हम सीखते हैं तो उसका पहला वर्ड जो होता है सिखाया जाता है अलिफ, जैसे हमें हिंदी भाषा में अ से अनार सिखाया जाता है, ठीक है ना? तो वो अलिफ बे ते से इस तरीके से बढ़ता है बच्चा, तब पढ़ता है, ठीक है। हमारे यहाँ ऐसे अनार आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ऐसे करके पढ़ते हैं, यानी सीरीज़ के साथ चलते हैं। और दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया, जैसे बच्चा पहले कच्ची क्लास में पढ़ता है, कच्ची यानी जहाँ पर बच्चे को मौखिक रूप से सिखाया जाता है, फिर वो पक्की क्लास यानी कक्षा 1 में आता है जहाँ बच्चे को लिखना सिखाया जाता है, फिर दूसरी में आता है, तीसरी में आता है, इस तरीके से वो एक एक कक्षा पार करके आगे बढ़ करके ऊँची जमात तक पहुँचता है, जमात यानी कक्षा तक पहुँचता है।
तो उन्होंने कहा उसी तरह हमने सीधा रोटी बनानी नहीं सीख ली। सबसे पहले हमारे वालिद मियाँ ने यानी हमारे पिताजी ने हमें बर्तन धोने का काम करवाया, फिर धीरे धीरे हमसे भट्टी बनाना सिखाया। उसके बाद उन्होंने हमें भट्टी में आँच देना सिखाया और धीरे धीरे करके हमने ये कला सीखी, ये तालीम सीखी। साथ साथ उन्होंने कहा शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिक्षा भी बड़ी चीज़ है, अर्थात अगर हम कोई तालीम पाना चाहते हैं, कोई हुनर पाना चाहते हैं, कोई शिक्षा पाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें शिक्षा लेनी पड़ती है। जब जब वो अपने ख़ानदान का नाम लेते तो ख़ानदान के नाम पर वे गर्व से फूल उठते हैं, अर्थात जब जब वो अपने पिताजी के बारे में बताते हैं, अपने दादा और अपने बुज़ुर्गों के विषय में बताते हैं तो उनका सीना गर्व से फूल उठता है। उन्होंने बताया कि एक बार बादशाह सलामत ने उनके बुज़ुर्गों से कहा कि ऐसी चीज़ बनाओ जो आग से ना पक सके ना पानी से बने। तो उन्होंने बताया कि एक बार हमारे जो बुज़ुर्ग बादशाह सलामत के यहाँ काम करते थे तो बादशाह सलामत ने हमारे बुज़ुर्ग से कहा कि कोई ऐसी चीज़ बनाकर खिलाओ जो आग से ना पकाई गई हो और जो पानी से ना बनी हो। उन्होंने ऐसी चीज़ बनाई और बादशाह को खूब पसंद आई। और जब लेखिका ने पूछा क्या तुम्हारे बुज़ुर्गों ने ऐसी चीज़ बनाई, तो नसीरुद्दीन जी ने तुरंत कहा बिल्कुल बनाई। और बादशाह साहब ने खाकर उसकी खूब तारीफ़ भी की, उनको खूब पसंद भी आई। वे बड़ाई करते हैं कि ख़ानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है और वो लेखिका को बताते हैं कि ख़ानदानी नानबाई के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, कि अगर उनसे कहा जाए कि कुएं में रोटी बनाएं तो वो कुएं में भी रोटी बना लेते हैं। जब लेखिका ने उनकी इस बात का खंडन किया, इस कहावत की सच्चाई पर प्रश्न चिन्ह लगाना चाहा, तो वह गुस्सा हो गए, भड़क उठे। लेखिका जानना चाहती थी कि उनके बुज़ुर्ग किस बादशाह के यहाँ काम करते थे, क्योंकि वो बार बार कह रहे थे कि हमारे बुज़ुर्ग बादशाह सलामत के यहाँ काम करते थे। तो लेखिका उनसे यह जानना चाहती थी कि वह उनके जो बुज़ुर्ग थे वो किस बादशाह के यहाँ काम करते थे। जब लेखिका ने उनसे यह प्रश्न किया तो उनका स्वर यानी उनकी आवाज़ थोड़ा बदल गई। वे बादशाह का नाम स्वयं भी नहीं जानते थे। लेखिका कहती है नसरुद्दीन को भी बादशाह का कोई नाम नहीं पता था, तो इस चक्कर से वे इधर उधर की बात करने लगे। और अंत में जब लेखिका ने उनसे कहा अपने आप नाम लेकर क्या बहादुर शाह जफ़र के यहाँ काम करते थे, तो वो गुस्सा हो गए और खींच गए यानी चिढ़ गए और बोले कि आपको कौन सा उस बादशाह के नाम चिट्ठी पत्री भेजनी है जो बार बार आप उसका नाम पूछे जा रही हैं। लेखिका से वो पीछा छुड़ाना चाहते थे, तो लेखिका से पीछा छुड़ाने की गरज से उन्होंने बब्बन मियाँ को भट्टी सुलगाने का आदेश दिया। अब वो लेखिका से बात करने के इच्छुक नहीं थे, उससे पीछा छुड़ाना चाहते थे, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, बब्बन मियाँ को आवाज़ लगाई, जो उनके यहाँ कारीगर थे उन बब्बन मियाँ को आवाज़ लगाकर कहा भट्टी सुलगाने के लिए, उनको आदेश दिया ताकि लेखिका वहाँ से चली जाए। लेखिका ने उनके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वे उन्हें मजदूरी देते हैं। तो लेखिका ने बब्बन मियाँ के बारे में पूछा कि क्या ये आपके शागिर्द हैं, शागिर्द यानी शिष्य जो वहाँ रहकर काम सीख रहा हो। तो उन्होंने कहा नहीं, ये मेरा शागिर्द नहीं है, बल्कि मैं इनको मजदूरी देता हूँ। अब लेखिका ने रोटियों की किस्म जानने की इच्छा जताई। अब लेखिका को पता लगा था कि वो 56 प्रकार की रोटियाँ बनानी जानते हैं। तो लेखिका कृष्णा सोपती ने सोचा कि भाई मेरी इच्छा है कि मैं उन 56 प्रकार की रोटियों के नाम जानूं। तो उन्होंने अपनी इच्छा जताई और उनसे पूछा कि भाई मुझे नाम बताएं उन 56 रोटियों के। तो फटाफट नसरुद्दीन ने कुछ नाम गिनवा दिए, 56 नाम तो नहीं गिनवाए, कुछ रोटियों के नाम गिनवा दिए। और फिर तुनक कर बोले तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होती है, अर्थात एक रोटी होती है जिसका नाम है तुनकी रोटी। उन्होंने बताया जो तुनकी रोटी होती है वो पापड़ से भी ज़्यादा पतली होती है। बताते बताते वे यादों में खो गए और कहने लगे कि अब समय बदल गया है। अब उन्होंने क्या बताया लेखिका को, अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए कि अब समय बदल गया है, समय पहले जैसा नहीं रहा, अब खाने पकाने का शौक़ पहले की तरह नहीं रह गया है। वो कहते हैं पहले लोगों में खाने का बहुत शौक़ था और पकाने का भी बहुत शौक़ था, लेकिन अब लोगों में खाने पकाने का शौक़ नहीं रह गया है और ना अब कद्र करने वाले रहे हैं और ना ही अब लोग कद्र करने वाले हैं। अगर आप कुछ नई चीज़ बनाए भी तो लोग कद्र नहीं करते हैं। वो कहते हैं अब तो भारी और मोटी तंदूरी रोटी का बोलबाला है, हर व्यक्ति जल्दी में है। और वो लेखिका से कहते हैं कि आज व्यक्तियों के पास समय नहीं है, लोगों के पास समय नहीं है, सब लोग भारी और मोटी तंदूरी रोटी खाना चाहते हैं, जल्दी जल्दी खाना चाहते हैं, क्योंकि तंदूर में एक साथ बहुत सारी रोटियां बन जाती हैं। तो कहते हैं आजकल समय के अभाव के कारण लोग तंदूरी रोटी पसंद करने लगे हैं। तो ये था हमारा पाठ मियाँ नसीरुद्दीन। अगला पाठ अगली वीडियो में।